हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती हैं, अक्षांश देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, देशांतर किसे कहते हैं, देशांतरों की संख्या कितनी होती है, इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहले हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद समझाने के बाद उसका हम डेफिनेशन लिखेंगे। पहले आइए देखते हैं, हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। आप लोगों को पता होगा कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है। ये 0 अक्षांश रेखा है और ये 0 देशांतर रेखा है। इसे क्या बोलते हैं, 0 अक्षांश, 0 अक्षांश रेखा। इसे हम बोलते हैं 0 देशांतर रेखा बोला जाता है। इसी को अन्य नाम से भी जाना जाता है। 0 देशांतर रेखा को ही अन्य नाम से जाना जाता है। इसी को बोला जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा, अच्छा प्राइम मेरिडियन रेखा के नाम से जाना जाता है। ये क्या है आपका, उत्तरी ध्रुव, क्या है, उत्तरी ध्रुव। ये आपका क्या है, दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है आपका, दक्षिणी ध्रुव है। 0 अक्षांश रेखा से ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। इसी प्रकार जब 0 देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है तो पूर्व वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध बोला जाता है, पश्चिम वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध बोला जाता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, देशांतर के बारे में। ये 0 अंश देशांतर के पूर्व वाला जो पार्ट है इसे हम पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। इसे पूर्वी गोलार्ध बोला जाता है और इस वाले पार्ट को पश्चिमी गोलार्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोला जाता है, पश्चिमी गोलार्ध बोल दिया जाता है। हम किसके बारे में पहले समझेंगे, देशांतर। समझेंगे कि देशांतर किसे कहते हैं, समझने का प्रयास करेंगे कि देशांतर किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, और एक बिंदु हम मान रहे हैं यहाँ पर, ठीक। जो भी देशांतर की हम परिभाषा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्लोब या मानचित्र पर 0 अंश देशांतर, 0 अंश देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा के पूरब या पश्चिम में एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु को ही देशांतर करते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे एक यहाँ मान ले, ये मान लीजिए एंगल है 10 अंश का, जो भी मान लेते हैं 10 अंश का। 0 अंश देशांतर रेखा से पूरब या पश्चिम में एक निश्चित कोरी दूरी पर स्थित बिंदु को ही, जो ये बिंदु है ना, ये वाला,
इस बिंदु को ही क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। जिसे कितने अंश का एंगल बन रहा है, 10 अंश का। तो 10 अंश का जो एंगल बन रहा है ना, तो यही 10 अंश देशांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 10 अंश देशांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 अंश देशांतर हो जाएगा। इसे हम क्या बोल सकते हैं, 10 अंश देशांतर बोल सकते हैं। इस वाले लाइन को 10 अंश देशांतर बोल सकते हैं। ठीक है, वो भी अब पूर्वी गोलार्ध में जितनी भी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी वो पूर्वी देशांतर कहलाएंगी, और पश्चिमी गोलार्ध में जो भी जितनी भी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी वो पश्चिमी देशांतर कहलाएंगी। इसे मैं अभी समझाऊंगा। अभी जो परिभाषा दिखाऊंगा कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतरों की संख्या कितनी होती है, तो वहां पे मैं समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पहले मैं समझाना चाहता हूं कि देशांतर किसे कहते हैं। तो फिर से समझिए परिभाषा इसका। ग्लोब या मानचित्र पर 0 अंश देशांतर रेखा से पूरब या पश्चिम में एक निश्चित कोणीय दूरी पर, क्या, एक निश्चित कोणीय दूरी पर स्थित बिंदु को, जो ये बिंदु है ना, इस बिंदु को ही देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा में लिख दे रहा है इसका, देशांतर की परिभाषा। देशांतर की परिभाषा, ठीक। ग्लोब या मानचित्र पर 0 देशांतर, 0 देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा के, प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में एक निश्चित दूरी पर स्थित, एक निश्चित कोणीय दूरी पर स्थित बिंदु को देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। समझिए फिर से ये परिभाषा क्या बोल रहा है कि ग्लोब या मानचित्र पर 0 अंश देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा से पूरब या पश्चिम में एक निश्चित कोणीय दूरी पर स्थित बिंदु को ही क्या बोला जाता है, देशांतर बोला जाता है। देखिए, ग्लोब या मानचित्र पर 0 अंश देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा, जो 0 अंश देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में, यानी पूर्व या पश्चिम, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी पश्चिमी देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। पूर्व या पश्चिम में एक निश्चित कोणीय दूरी पर
एक निश्चित कोरी दूरी पर स्थित बिंदु को, जो ये बिंदु स्थित है ना, स्थित बिंदु को देशांतर कहते हैं। देशांतर कहते हैं, जैसे एक स्थित निश्चित बिंदु और कोरी दूरी पर 10 अंश का मान लीजिए एंगल बन रहा है, तो इस बिंदु को क्या कर दिया जाएगा, 10 अंश का देशांतर बोल दिया जाएगा। अब यहां से अगर आप परिभाषा निकालना चाहे बिंदु के आधार पर देशांतर रेखाओं की, तो समझने की कोशिश करिए। अगर इस 0 अंश देशांतर रेखा यहां तक आई, 10 अंश देशांतर रेखा यहां तक आई, 10 अंश का जो देशांतर है यहां तक एंगल बन रहा है, तो इस बिंदु को दक्षिणी ध्रुव से हम मिला दे रहे हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से यहां तक आया और इसी को हम दक्षिणी ध्रुव तक लेकर चले गए। ठीक है, तो ये जो उत्तरी ध्रुव से और देशांतर रेखा से देशांतर बिंदु से होती हुई दक्षिणी ध्रुव तक रेखा खींची गई है, इसी को हम देशांतर रेखा कहेंगे। परिभाषा समझिए। वह काल्पनिक रेखा जो देशांतर बिंदु से होकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है, उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक से समझिए। वह काल्पनिक रेखा जो देशांतर बिंदु से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है, तो उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। आइए हम यहाँ पर परिभाषा इसका लिख देते हैं। इसे हम मिटा रहे हैं, ये चित्र को नहीं डिलीट करा है, इसको हम मिटा कर यह परिभाषा लिख दे रहे हैं। अब आते हैं हम देशांतर रेखा की परिभाषा। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा किसे कहते हैं ये आप समझते हैं। हम लोग कहाँ ये देखिए परिभाषा लिख रहा है। वह काल्पनिक रेखा जो देशांतर बिंदु से वह काल्पनिक रेखा जो देशांतर बिंदु से होकर उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है, उसे देशांतर रेखा कहते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो देशांतर बिंदु से होकर
उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे समझिए, ये देशांतर बिंदु है तो एक काल्पनिक रेखा है। वह काल्पनिक रेखा जो देशांतर बिंदु से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। और समझिए, देशांतर रेखा की दूसरी परिभाषा आप क्या कर सकते हैं? देशांतर रेखा की हम दूसरी परिभाषा कुछ लिख सकते हैं। और देशांतर रेखा की दूसरी परिभाषा हम दिखा रहे हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। फिर से एक बार हम आप लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोनों परिभाषा को। वह काल्पनिक रेखा जो देशांतर बिंदु से होकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, यहाँ का समझ में आप लोगों का आ गया? चलिए, मैं इसे आप लोग देख लीजिए, इसे मैं इरेज कर रहा हूं और देशांतर रेखा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को मैं लिखूंगा। देखिए, इसे देख लीजिए, हम मिटा रहे हैं। ठीक है, आराम से समझिए, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अगर एक बार हम समझ लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसका परिभाषा बनाने में या इससे संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों को एक नया चित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, क्या है? पृथ्वी है। ये 0 अंक अक्षांश रेखा है, 0 अंक देशांतर रेखा है। ठीक, ये आपका 0 अंश, ये दक्षिणी ध्रुव है। मान ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है और इसी को क्या है? 0 अंश देशांतर रेखा।
ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली जो सीधे आई है, इसे हम 0 अंश देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 अंश देशांतर रेखा बोलते हैं। इसे 0 अंश अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। एक बात याद रखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये 0 अंश देशांतर रेखा है। तो 0 अंश जो देशांतर रेखा है, और ये क्या है आपका? पूर्वी गोलार्ध है। क्या है? पूर्वी गोलार्ध। ये आपका क्या है? पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध है। तो पूर्वी गोलार्ध में जितने भी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी उन्हें हम पूर्वी देशांतर कहेंगे, और पश्चिमी गोलार्ध में जितने भी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी उन्हें हम पश्चिमी देशांतर कहेंगे। तो 0 अंश देशांतर रेखा है, तो इधर जो स्टार्ट होगी 0 अंश से 1 आएगा, तो 1 अंश पूर्वी देशांतर, 1 अंश पूर्वी देशांतर, 2 अंश पूर्वी देशांतर, इसी तरह क्रमशः चला जाएगा 180 अंश पूर्वी देशांतर तक जाएगा। इधर अब आएगा तो 1 अंश पश्चिमी देशांतर, 2 अंश पश्चिमी देशांतर, क्रमशः ये कहां तक जाएगा? 180 अंश पश्चिमी देशांतर तक जाएगा। जैसे देखिए, ठीक, ये हमने क्लिक किया, राइट। तो हम इसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है? मान लीजिए पहला वाला 1 अंश पूर्वी देशांतर है। ये क्या है? 2 अंश पूर्वी देशांतर है। इसी तरह 180 अंश पूर्वी देशांतर तक जाएगा। ये आएगा आपका 1 अंश पश्चिमी देशांतर, 2 अंश पश्चिमी देशांतर, ठीक, 2 अंश पश्चिमी देशांतर आ गया। अब इसी तरह क्रमशः बढ़ते हुए 180 अंश पश्चिमी देशांतर तक जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 180 अंश जो पश्चिमी देशांतर या पूर्वी देशांतर होता है वह 0 अंश अक्षांश के जस्ट पीछे होता है। एक आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पे अलग से, इसे देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक, ये क्या है? अच्छा, तो आपको देखिए ये क्या बताया हमने? 0 अंश देशांतर रेखा है, इसके जस्ट पीछे 180 अंश देशांतर होता है। क्या होता है? 180 अंश देशांतर होता है। ये क्या है? 180 अंश देशांतर रेखा। क्या है? किसके? 0 के जस्ट पीछे, यह 0 देशांतर रेखा के पीछे होती है। यह 0 अलग कलम से लिख देते हैं। यह 0 अंश देशांतर रेखा के पीछे होती है। जो 180 अंश देशांतर रेखा जो होती है ना, 0 अंश देशांतर रेखा के पीछे होती है। इस 180 अंश देशांतर रेखा को ही
180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा, 180 अंश पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है। यानी दोनों से भी नाम दे दिया जाता है। इसी 180 अंश देशांतर रेखा को ही पूर्वी और पश्चिमी 180 अंश देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी का क्या नाम दे दिया जाता है? इसी को, इसी रेखा यहां लिख दे रहा है, इसी रेखा को 180 अंश पश्चिमी, 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। और या 180 अंश पूर्वी देशांतर, चलो दूसरे पेन से लिख देते हैं इसे, या 180 अंश पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। 180 अंश देशांतर रेखा को ही क्या बोला जाता है? 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा, 180 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। दोनों सेम होता है। यह किसके पीछे होती है? 0 अंश देशांतर रेखा के जस्ट पीछे होती है। अब यहाँ पे बात निकल के ये आती है, कुछ पॉइंट हम लिखवाना चाहते हैं आप लोगों को। वाह, पूरा समय ठीक। कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदु लिख रहे हैं, ठीक है। देशांतर रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लिख रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु, क्या? महत्वपूर्ण बिंदु। पूरा कहाँ से ठीक। आइए देखते हैं क्या क्या है। पहला, देशांतर जो रेखाएं होती है ना, जो देशांतर रेखाएं होती है, ये अर्धवृत्ताकार होती है। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं अर्ध वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार होती है। देखो ये अर्धवृत्ताकार है कि नहीं? इसलिए देशांतर रेखाएं क्या होती है? अर्धवृत्ताकार होती है। लेकिन अक्षांश रेखाएं समांतर होती है, वृत्ताकार होती है, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट,
अक्षांश रेखा, 0 अंश अक्षांश रेखा पर 0 अंश केवल लिखते हैं, केवल 0 अंश अक्षांश रेखा पर प्रत्येक दो देशांतर रेखाओं की बीच रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। केवल अक्षांश रेखा पर प्रत्येक दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। यानी ये अक्षांश रेखा है ना, ये कितनी होती है, समान तो होती है, कितनी होती है 111.3 किमी। कितनी होती है 111.3 किमी। 111.3 किमी। केवल अक्षांश रेखा, 0 अंश अक्षांश रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी समान होती है। कितनी होती है 111.3 किमी। जैसे मान लीजिए ये दूरी हो गया ना, ये दूरी है, तो ये 111.3 किमी होगा। ये भी सेम ही हो जाएगा, ये भी सेम दूरी हो जाएगा, ये भी सेम दूरी हो जाएगा। कहने का मतलब इन दो रेखाओं देशांतरों के बीच की दूरी भी अक्षांश पर केवल समान होगा। किस पे होगा, अक्षांश रेखाओं पर क्या होगा, समान होगा। ये दो पॉइंट समझ में आया पूरा एकदम। चलिए इसे मिटाते हैं, अंग्रेज करते हैं, समझा दे खाली। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। देखिए अर्धवृत्ताकार है ना। दूसरा पॉइंट, केवल 0 अंश अक्षांश रेखा पर प्रत्येक दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। ये जो 0 अंश अक्षांश रेखा है ना, इसमें जितने भी इस तरह देशांतर रेखाएं खींची गई है, वो प्रत्येक दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। कितनी होगी 111.3 किमी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चार नंबर, और क्या निकाल सकते हैं। हाँ 4 नंबर नहीं जी, 3 नंबर होगा ना। ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी घटती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्रत्येक दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो
जाती है। क्या लिखा हुआ है देखिए, विषुवत रेखा यानी विषुवत रेखा देशांतर जीरो अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा बोला जाता है या भूमध्य रेखा भी बोल दिया जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्रत्येक दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। इसे समझिए, देखिए ये विषुवत रेखा है, ठीक। इससे या तो उत्तरी ध्रुव ओर जा सकते हैं या तो दक्षिणी ध्रुव की ओर आ सकते हैं। मान लीजिए हम दक्षिणी ध्रुव की ओर आ रहे हैं, एक हम लिया है पूर्वी, एक अंश पूर्वी देशांतर, दो अंश पूर्वी देशांतर। देखिए अक्षांश पे तो इनके बीच की दूरी 111.3 किमी था। कितना था? 111.3 किमी था। लेकिन जैसे जैसे हमने अक्षांश से क्या किया, जैसे जैसे हमने धीरे कहाँ गया, धीरे 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 ध्रुव की ओर गया। तो देखिए ये ध्रुवों की ओर आने पर क्या हो रही है, इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, घट रही है। अक्षांश जीरो अंश अक्षांश रेखा से यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्रत्येक दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, घटती है। ध्रुवों पर पहुंचने पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। क्या होती है, शून्य हो जाती है। इसी तरह उत्तरी गोलार्ध में भी अपन अगर जाना चाहते हैं तो विषुवत रेखा पे तो अधिकतम होगी, प्रत्येक दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। विषुवत रेखा पे कितनी होगी, 111.3 किमी होगी। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे इनकी दूरी क्या होगी, घटती जाएगी और ध्रुवों पर एक ऐसा समय आएगा, ध्रुवों पर जाकर मिल जाएगी तो वहां पे क्या होगी, इनके बीच की दूरी क्या होगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट समझ लीजिए इसी पे। मैं लिख लिख के पूरा समझाऊंगा, एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं ज्योग्राफी इतना अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, पढ़ाने का मतलब प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों का ये भी डाउट न छोड़ूं। यहाँ से कोई भी अगर प्रश्न बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अभी तो मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि देशांतर जो रेखाएं होती है, एक दो देशांतरों के बीच की में कितने समय का अंतर होता है, 4 मिनट का होता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर कितने दिन में परिवर्तन हो जाता है। इन सब समय टाइमिंग के बारे में बताएंगे, उसका अलग से क्लास दूंगा। उसको समझ में आएगा कि किन किन देशों में कितना समय हो रहा है, तो हमारे देश में क्या होगा, हमारे देश में कितना बज रहा है तो अदर देश में क्या होगा। इन सब के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा। तीसरा पॉइंट हो गया था, अब चौथा पॉइंट देखिए। चौथा पॉइंट ना देखिए, आराम आराम से समझते चलते हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर प्रत्येक दो देशांतर रेखाओं की, प्रत्येक दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है और विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है। देखिए, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर प्रत्येक दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है और विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है। जैसे देखिए, मान लीजिए हम इस ध्रुव पे हैं, अब यहाँ से विषुवत रेखा की ओर आना प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये दो देशांतर रेखाओं को ले रहे हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ जीरो था, उनके बीच की दूरी शून्य थी, जीरो से शून्य से बढ़ते 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 विषुवत रेखा पर आए तो कितना हो गया, 111.3
3 किमी हो गया। तो 111.3 किमी हो गया, जो विषुवत रेखा पर मैक्सिमम दूरी होती है इनके बीच की दूरी की। ध्रुवों से एक बार फिर समझ लीजिए, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर प्रत्येक 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। विषुवत रेखा पे मैक्सिमम होती है, कितनी होती है? प्रत्येक 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पे कितनी होती है? 111.3 किमी होती है। 111.3 किमी होती है। अब इसे हम इरेज करते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अब आप लोगों को एक चित्र बना रहा हूं, समझिएगा। क्या है, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? पृथ्वी है, ठीक। हमारा क्या है? पृथ्वी है। और ये क्या है? 0 अंश देशांतर रेखा है, ठीक। अब आप समझिए कि 0 अंश देशांतर रेखा है। आप एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का नाम सुने हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, देखिए ये है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसे क्या बोला जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। लगभग 180 अंश देशांतर के बराबर होती है। क्या होती है? 180 अंश देशांतर रेखा पे होती है। कितनी होती है? 180 अंश देशांतर रेखा। 180 अंश देशांतर रेखा के समान ही होती है। ये प्रशांत महासागर में खींची गई है, ठीक है। अब आप लोग समझेंगे कि सर जी क्यों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को समझाना चाह रहा है, क्योंकि इसका यहाँ पे एक रोल है इसका, इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसका क्या नाम है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, क्या बोलते हैं इसे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कितने को खींची जाती है? 180। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक। 180 अंश देशांतर के लगभग बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पे अगर प्रश्न यह उठता है कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, कुल देशांतरों की संख्या, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो कुल देशांतरों की संख्या और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या समान होती है। वो कितनी होती है? 360 होती है। लेकिन 360 जो होती है उसमें कौन कौन सी रेखाएं शामिल होती है, उसके लिए हम यहाँ पे इसको यूज करना चाह रहे हैं। देखिए, अब नोट डाउन करके यहाँ पे लिखिए नोट हमें हम लिख रहे हैं कुल देशांतर या देशांतर रेखाओं, कुल देशांतर या देशांतर रेखाओं की
संख्या कितनी होती है? 360 होती है। कितनी होती है? 360 होती है। अब देखिए 360 जो होती है, अब उसे हम डिवाइड कर रहे हैं। 360 कौन कौन शामिल होती है? 360 में 360 होती है ना? कितनी होती है? कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 होती है, देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 होती है। और यहाँ पे देखिए 0 अंक देशांतर से हमने स्टार्ट किया पूर्वी गोलार्ध में जाने के लिए, तो 180 अंश पूर्वी गोलार्ध तक जाएंगे। यानी नियम के अनुसार तो पूर्वी गोलार्ध में भी 180 देशांतर रेखाएं होनी चाहिए। पश्चिम में भी अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 अंश पश्चिमी देशांतर से लेकर के 180 अंश पश्चिमी देशांतर तक जाएंगे। तो नियम के अनुसार कितना होना चाहिए? 180 अंश देशांतर रेखाएं इधर भी होनी चाहिए, इधर भी होनी चाहिए। तब तो यही दोनों मिलाकर के 360 हो गई। लेकिन अब देखो जब तो 0 अंश भी एक है, 0 अंश देशांतर रेखा भी है, 361 हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 0 अंश जो देशांतर रेखा है 180 अंश पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर रेखा को काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि एक ही रेखा होती है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के ही समान होती है। इसलिए 0 अंश पूर्वी 180 अंश पूर्वी देशांतर रेखा 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा को शामिल नहीं किया जाता है देशांतर रेखाओं में। उसके स्थान पे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 अंश देशांतर रेखा से ऊपर जाती है उसको काउंट कर दिया जाता है। इसमें कौन कौन शामिल होगा? पहला नंबर पे पूर्वी गोलार्ध का 179 अंश देशांतर रेखा। कितने? पूर्वी गोलार्ध का पूर्वी गोलार्ध का 179 जो देशांतर रेखाएं होती है उन्हें शामिल कर लिया जाएगा। दूसरा नंबर पे पश्चिमी गोलार्ध का 179 पश्चिमी गोलार्ध का 179 तक शामिल कर दिया जाएगा रेखाओं को। एक से जैसे पूर्वी गोलार्ध का जो 179 लिखे है ना, तो 1 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर के 179 अंश पूर्वी देशांतर तक रेखाओं को शामिल किया जाएगा। 179 लिखे हैं पश्चिमी गोलार्ध का, तो इसका मतलब 1 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा से स्टार्ट होगा, 179 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा को शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन 180 अंश पश्चिमी और पूर्वी देशांतर रेखा को शामिल नहीं किया जाता है, उसके जगह पे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को ही शामिल कर लिया जाता है। और क्योंकि वो यह रेखा जो होती है ना 180 अंश देशांतर से ही लगभग होकर गुजरती है, इसलिए इसे ही शामिल कर लिया जाता है। और तीसरा नंबर पर हम ले सकते हैं 0 अंश देशांतर रेखा क्या होती है। एक क्या है? 0 अंश देशांतर रेखा, एक 0 अंश देशांतर रेखा। किसको ले लिए? एक 0 अंश देशांतर रेखा को हमने ले लिया। 4 नंबर एक और ले लीजिए। 4 नंबर पे एक हम ले रहे हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। किसे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब इन सबको आप ऐड करेंगे 179 179 358 हो गया, और 358 और एक 0 अंश देशांतर रेखा, एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 360 हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप यह कह सकते हैं कि कुल देशांतर या देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है 360 होती है। अब उस 360 में जो शामिल होती है देशांतर रेखाएं, एक अंश पश्चिमी देशांतर रेखा से स्टार्ट होती है, 179 अंश पश्चिमी देशांतर तक रेखाओं को शामिल कर लिया जाता है। पूर्वी गोलार्ध में
एक अंश पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होकर के 179 अंश पूर्वी देशांतर तक शामिल कर दिया जाता है। फिर एक जीरो अंश देशांतर रेखा को शामिल कर दिया जाता है और एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को शामिल कर दिया जाता है। इस प्रकार कुल 360 देशांतर रेखाओं की संख्या होती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो 180 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा, जो सेम ही होती है, दोनों का एक सेम ही नाम होता है। 180 अंश देशांतर रेखा को ही 180 अंश पश्चिमी और पूर्वी देशांतर रेखा बोल दिया जाता है, जो लगभग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बराबर ही होती है। इसलिए इन दोनों को शामिल ना करके अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को शामिल कर दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे हम लोगों का देशांतर रेखाओं से संबंधित पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।